ज्यादा एसआईपी करना हमेशा सही नहीं होता। सही एसआईपी वही है जिसे आप लंबे समय तक बिना दबाव के चला सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एकेबिना फाइनेंस में। दोस्तों, एसआईपी हर महीने पैसे काटने का नाम नहीं है। एसआईपी एक ऐसी आदत है जो आपको छोटी छोटी रकम से लंबे समय में बड़ा फंड बनाने में मदद करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर एसआईपी कितनी रकम की होनी चाहिए? क्योंकि अगर आपने कम निवेश किया तो आपका लक्ष्य देर से पूरा हो सकता है, और अगर अपनी क्षमता से ज्यादा निवेश कर दिया तो हर महीने का बजट बिगड़ सकता है। इसलिए आज हम समझेंगे कि अपनी इनकम और फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से सही एसआईपी अमाउंट कैसे तय करें। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसा सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप अपनी एसआईपी अमाउंट का अंदाजा आसानी से लगा पाएंगे। और अगर आप एसआईपी के जरिए अपनी फाइनेंशियल लाइफ को मजबूत बनाना चाहते हैं तो एकेबिना फाइनेंस को अभी लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पॉइंट नंबर 1, चलिए सबसे पहले समझते हैं कि बड़ी एसआईपी क्यों जरूरी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत लोगों को लगता है कि अगर हम 10,000 या 20,000 की एसआईपी नहीं कर सकते तो निवेश शुरू करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी क्षमता 1,000 रुपए की है तो आप 1,000 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी क्षमता 500 रुपए की है तो आप 500 रुपए से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि आप कितने भी रुपए की एसआईपी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं दोस्तों, एसआईपी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज अमाउंट नहीं है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है ना, वो है कंसिस्टेंसी। मान लीजिए आप 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं और उसको 3 महीने तक करके आपने बंद कर दिया। उससे बेहतर है कि आप 3,000 रुपए की एसआईपी करें, लेकिन उसको लंबे समय के लिए करें और लगातार डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ में करें। याद रखिए दोस्तों, छोटी शुरुआत कोई समस्या नहीं है, शुरुआत नहीं करना यही समस्या है। पॉइंट नंबर 2, अपनी एसआईपी सैलरी देखकर तय नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को देखकर तय करना चाहिए। अब सवाल आता है कि यार एसआईपी कितनी हो। इसके लिए सिर्फ आप सैलरी मत देखिए, आपकी इनकम के साथ साथ आपकी मंथली एक्सपेंसेस, जरूरी जिम्मेदारियां, एग्जिस्टिंग ईएमआई, इमरजेंसी फंड और फाइनेंशियल गोल्स को भी देखना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि आपकी मंथली इनकम 40,000 रुपए है। अगर आपके मंथली जरूरी खर्चे 25,000 रुपए हैं और बाकी पैसों से आपको घर की दूसरी जिम्मेदारियों को भी संभालना पड़ेगा, तो सिर्फ ये देखकर कि यार मेरी सैलरी तो 40,000 रुपए है, मैं एसआईपी कर देता हूँ, या फिर मुझे 10,000 की एसआईपी करनी चाहिए, ये सही नहीं है। पहले अपना पूरा बजट समझिए, फिर तय कीजिए कि हर महीने कितनी रकम का निवेश करें। पॉइंट नंबर 3, हम इसमें बात करने वाले हैं कि 50-30-20 जो रूल है, इसको आप आंख बंद करके ही फॉलो ना करें। दोस्तों, आपने कहीं जगह सुना होगा कि इनकम का एक निश्चित परसेंटेज इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहिए। ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन इसे कोई यूनिवर्सल रूल मत समझिए। हर व्यक्ति की इनकम और जिम्मेदारियां अलग होती है। किसी की इनकम 30,000 है और खर्चे 20,000 रुपए है, और कहीं किसी की इनकम 60,000 रुपए है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा ही है। इसलिए एक ही परसेंटेज हर व्यक्ति के लिए सही नहीं होता। रूल को अपनी जिंदगी के हिसाब से इस्तेमाल करें, अपनी जिंदगी को रूल के हिसाब से मत चलने दीजिए। अब पॉइंट नंबर 4 पे हम बात करेंगे कि इमरजेंसी फंड का महत्व कितना होता है, उसे हमें पहले रखना चाहिए। ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, वीडियो को ध्यान से देखना है। दोस्तों, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप अपनी सारी बचत को एसआईपी में लगा रहे हो, तो भाई सावधान हो जाइए, क्योंकि जिंदगी में अचानक मेडिकल एक्सपेंसेस आ सकते हैं, अचानक आपकी जॉब भी जा सकती है, घर के जरूरी खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं, या कोई फिर आपकी जिंदगी में दूसरी इमरजेंसी आ सकती है। ऐसे समय में अगर आपके पास कैश रिजर्व नहीं होगा तो आपको इन्वेस्टमेंट से पैसा निकालना पड़ सकता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इमरजेंसी फंड का प्लानिंग भी होना चाहिए। एसआईपी का उद्देश्य लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है, इसलिए शॉर्ट टर्म इमरजेंसी के पैसे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पैसे को अलग रखना चाहिए। पॉइंट 5 पे अब हम वो जरूरी बात करने वाले हैं जो एक आम नागरिक के लिए एसआईपी करते वक्त अपने मन में विचार जरूर आता है। एसआईपी अमाउंट ऐसा रखें जिसे आप लंबे समय तक इन्वेस्ट कर सके। अब मान लीजिए कि आपने शुरुआत में बहुत बड़ी एसआईपी कर दी, पहले 2-3 महीने तो सब अच्छा चला, लेकिन फिर अचानक खर्च बढ़ गया और एसआईपी का अमाउंट आपको धीरे धीरे भारी लगने लगा। अगर बार बार एसआईपी रोकनी पड़े तो आपका इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन टूट सकता है। इसलिए शुरुआत में ऐसी अमाउंट चुनिए जिसे आप लंबे समय तक रियलिस्टिकली कंटिन्यू चला सके। याद रखिए, एसआईपी में जीत सिर्फ ज्यादा पैसा लगाने से नहीं होती, बल्कि लंबे समय तक टिके रहने से होती है। पॉइंट 6, इनकम बढ़े तो एसआईपी को जरूर बढ़ाना चाहिए। अब यहाँ पे भाई एक पावरफुल स्ट्रेटजी आती है, स्टेप अप एसआईपी। मान लीजिए कि आज आप 3,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, कुछ समय बाद आपकी इनकम बढ़ती है तो जरूरी नहीं कि आप हमेशा 3,000 पर ही रुके रहे। इनकम बढ़ने के साथ साथ आप अपनी एसआईपी का जो अमाउंट है उसको भी धीरे धीरे बढ़ाइए। जैसे कि आपने शुरुआत 3,000 रुपए से की है और बाद में अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से
आपकी सैलरी बढ़ने के बाद आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट बढ़ाइए। पहले 3,000 से स्टार्टिंग था, तो अब 3,500 या फिर 4,000 कर दीजिए। इससे इन्वेस्टमेंट अमाउंट धीरे धीरे आपकी बढ़ती इनकम के साथ बढ़ता जाता है। पॉइंट 7, अब इसमें हम एक आसान एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए कि 2 लोग हैं। पहले व्यक्ति की इनकम 30,000 रुपए है और वह कंफर्टेबली हर महीने 3,000 इन्वेस्ट कर देता है। दूसरे व्यक्ति की इनकम वही लगभग 70,000 रुपीज के आसपास है। उसके खर्च और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद जो बचता है लगभग 10,000 रुपए हर महीने वो इन्वेस्ट करने लगा। क्या दोनों को यहाँ एक ही SIP करनी चाहिए? क्योंकि दोनों की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग है, इसलिए अपनी SIP को दूसरे व्यक्ति की SIP को देखकर डिसाइड न करें, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी आपका है। पॉइंट 8, गोल के हिसाब से SIP अमाउंट तय करें। अब यही वो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है इस वीडियो का। अगर आपका कोई स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल है तो SIP अमाउंट सिर्फ इनकम के हिसाब से नहीं बल्कि गोल के हिसाब से भी तय करनी चाहिए। मान लीजिए आपका गोल है कि आपको लंबे समय के बाद एक बड़ा कॉर्पस बनाना है, तो आपको ये देखना होगा आपका टारगेट कितना है, आपके पास समय कितना है, आप कितना मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपकी रिस्क कैपेसिटी क्या है। इन सभी चीजों को देखकर SIP स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। यही वजह है कि SIP को हर महीने 5,000 रुपए डालना, यही समझना एक अधूरा ज्ञान है। SIP असल में एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट का परफेक्ट तरीका है। पॉइंट 9 पे अब हम बात करने वाले हैं सबसे बड़ी गलती की, दूसरों के SIP देखकर अपनी SIP तय करना। दोस्तों, यहाँ ये सोशल मीडिया है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस पर यहाँ कोई कहता है मैं 20,000 की SIP करता हूँ, दूसरा व्यक्ति बोलता है मैं 50,000 रुपए की SIP करता हूँ, तो क्या आपको भी वही अमाउंट SIP में डालना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपको ये देखना है कि आपकी इनकम कितनी है, आपके खर्च कितने हैं और आपका गोल क्या है। अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी देखकर डिसीजन लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 10, SIP के साथ पेशेंस क्यों जरूरी है? अब सबसे जरूरी बात, SIP कोई जल्दी अमीर बनने की मशीन नहीं है। यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन है। बीच में मार्केट ऊपर जाएगा, कभी मार्केट नीचे भी आएगा, कभी रिटर्न अच्छे दिखेंगे, कभी पोर्टफोलियो में गिरावट भी दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर आपने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से सही स्ट्रेटजी के साथ में योजना बना के SIP करने का विचार किया है, तो शॉर्ट टर्म मोमेंट देखकर घबराने की बजाय अपने लॉन्ग टर्म गोल पर फोकस करना जरूरी है। याद रखिए, कंपाउंडिंग को समय चाहिए और SIP में सबसे बड़ा जादू होता है कंपाउंडिंग का। इसलिए SIP में सिर्फ पैसा नहीं, समय और डिसिप्लिन भी इन्वेस्ट होता है। पार्ट 11, अब इसका फाइनल कैलकुलेशन निकालते हैं। तो आखिर SIP कितनी रखें? अब एक सिंपल अप्रोच समझिए। सबसे पहले अपनी मंथली इनकम को लिखिए, फिर जरूरी मंथली एक्सपेंसेस निकालिए, उसके बाद एग्जिटिंग EMI और दूसरी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए। आपके इमरजेंसी फंड की स्थिति क्या है ये भी देखिए। अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल की समीक्षा कीजिए और फिर ऐसी रकम चुनिए जिसे आप बिना फाइनेंशियल प्रेशर के लंबे समय तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी सवाल ये नहीं होना चाहिए सबसे ज्यादा SIP कितनी कर सकता हूँ, सवाल होना चाहिए मैं अपनी SIP को कितने समय तक डिसिप्लिन के साथ लंबे समय तक चला सकता हूँ। यही सोच आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को मजबूत बनाती है। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, अगर आज आप सिर्फ 1,000 रुपए से शुरुआत कर रहे हैं तो 1,000 से शुरुआत कर लीजिए। अगर 5,000 रुपए से शुरुआत करके आपको कंफर्टेबल महसूस होता है तो 5,000 से शुरुआत कर लीजिए। लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए ऐसी SIP मत चुनिए जो आपके मंथली बजट और आपके सारे परिवार को परेशानी में डाल दे, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन में सबसे बड़ा हथियार सिर्फ पैसा नहीं होता बल्कि डिसिप्लिन, टाइम प्लस कंसिस्टेंसी होता है। आज छोटी SIP है, कल आपका इनकम बढ़ेगा तो आप SIP को भी बढ़ाने पे विचार कर सकते हैं और समय के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को भी मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि SIP को कितनी रकम से शुरू करना चाहिए। अगर आज का ये सेशन आपको यूजफुल लगा हो तो एकेविना फाइनेंस को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपनी फैमिली वालों के साथ में जरूर शेयर करें। और दोस्तों, हमारी SIP सीरीज का ये 5वां वीडियो था। आने वाला वीडियो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपने हमारी SIP सीरीज में अभी तक भाग नहीं लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके SIP सीरीज सर्च करना, प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें आप जाके वीडियो वॉच करना। SIP से रिलेटेड कोई भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन आता है तो मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। कमेंट में आपका क्वेश्चन छोड़ देना। अगला वीडियो हमारा होगा SIP करते समय कौन कौन सी गलतियां आपका पैसा बनने से रोक देती है। इसलिए कल का वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, समझदारी से इन्वेस्ट कीजिए और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को मजबूत बनाइए। नमस्कार।